सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों देखिए, मैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय की तैयारी करा रहा हूं और इसमें कंप्यूटर विषय का जो नया पवन सीरीज है 2024 संस्करण, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न दिए गए हैं, इसके सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को मैंने आपको समझा करके बता करके दो पार्ट में दो क्लास में खत्म कर दिया है। अब यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न जो पृष्ठ संख्या 11 से दिए हुए हैं आपके पवन सीरीज में। अब इन प्रश्नों को एक एक प्रश्न को मैं आपको बताऊंगा, पढ़ के समझाऊंगा, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इस क्लास को तुरंत ही शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सभी लोग कम समय में तैयारी कर पाए, इसके लिए आपको तुरंत क्लास को शेयर कर देना है और जितने भी आपके ग्रुप्स हैं सभी में इसका लिंक जो है वह भेज दीजिए। इसी तरीके से आपको सभी विषय के राजन पवन सीरीज सॉल्व कराए गए हैं, सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जरूर पढ़िए, अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। अब देखिए प्रश्न संख्या 1 है, URL का पूरा नाम लिखिए। URL का पूरा नाम क्या होता है? तो U मतलब होता है यूनिफॉर्म, R का मतलब होता है रिसोर्स, L का मतलब होता है लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। इंग्लिश में इस तरीके से लिख सकते हैं, चाहे ऐसे हिंदी में लिख दीजिए चाहे इंग्लिश में लिख दीजिए, सही रहेगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 2 है, कंप्यूटर नेटवर्क में मैन का पूरा नाम बताइए। तो कंप्यूटर नेटवर्क में 3 तरीके के नेटवर्क होते हैं, लैन, मैन, वैन। लैन, मैन और वैन। लैन क्या होता है? ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये इसका जो क्षेत्र होता है वह 1 किलोमीटर से कम का क्षेत्र होता है, ठीक है। और मैन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब ये एक शहर के बराबर होता है। और वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? पूरे देश और विश्व पे व्यापित हो सकता है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ये आपका होता है मैन, ठीक है। और नेटवर्क के प्रकार बोलेगा तो ये 3 प्रकार के नेटवर्क होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 3 है, डिजिटल श्यामपट्ट क्या है? अब आप क्लास में पढ़ते हैं तो 2 तरीके का अभी आपको श्यामपट्ट दिखता है। श्यामपट्ट जो पहले कालिख पुती रहती थी जिसपे चौक से, सफेद चौक से टीचर्स लिखते थे, और एक बोर्ड और आ गया ग्रीन कलर का जिसपे चौक से टीचर्स लिखते हैं। लेकिन एक बोर्ड और आया ये जिसपे मैं आपको लिख के बता रहा हूं। देखिए ये आपका क्या है? ये है डिजिटल बोर्ड। डिजिटल बोर्ड बोल देते हैं, इंटरेक्टिव पैनल बोल देते हैं और डिजिटल श्यामपट्ट भी इसी को बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है? ये आप देखिए इसमें कुछ नहीं, जैसे आपकी मोबाइल की स्क्रीन होती है वैसे ही इस पे मैं लिख पा रहा हूं। तो इसी तरीके से ये होता है आपका डिजिटल बोर्ड। और यहाँ पे देख लीजिए, डिजिटल श्यामपट्ट हमारा अभिप्राय ऐसे पर्दे या स्क्रीन से है जिस पर किसी मशीन यथा कंप्यूटर आदि में प्रायः किसी दीवार पर पर्दा लगा दिया जाता है। इसके बाद किसी मशीन जैसे कंप्यूटर के द्वारा शिक्षण गतिविधि को दर्शाया जाता है। यह कार्य कम समय में तथा पूर्ण गुणवत्ता युक्त होता है, ठीक। तो इस तरीके से आप समझ ही पा रहे हैं कि डिजिटल श्यामपट्ट क्या होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, स्मार्ट क्लास से क्या अभिप्राय है? डीएलएड 2023 में पूछा हुआ है। तो स्मार्ट कक्षाएं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की अनोखी देन है, आईसीटी की अनोखी देन है। ये कक्षाएं शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ी समस्याओं को सुलझाने तथा शिक्षा एवं शिक्षण के प्रचार प्रसार में अपना बहुमूल्य योगदान निभा रही हैं। इन कक्षाओं में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाती है। इस शिक्षा के माध्यम से फोन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर, इंटरनेट, टेली स्मार्ट कक्षाओं में छात्र अपनी सुविधा एवं इच्छा अनुसार अपना रुचिकर विषय चुन लेता है। तो स्मार्ट कक्षाएं क्या होती हैं? जहां पे आईसीटी के मदद से पढ़ाई कराई जाती है। अब स्मार्ट क्लासेस में क्या है? आपका इस तरीके से इंटरेक्टिव पैनल भी हो जाएगा, टीचर भी हो जाएंगे और बच्चे को आईसीटी के मदद से पढ़ाई कराई जाएगी और उसमें ऑनलाइन पढ़ाई भी कराई जा सकती है। साथ ही साथ बच्चा अपने रुचि के अनुसार
चुन भी सकता है कि उसे पढ़ना क्या है ऐसी क्लासेस में। ठीक, तो इस तरीके से ये हो गई आपकी स्मार्ट क्लासेस। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 5 है, ई पुस्तकालय किसे कहते हैं। ई का मतलब क्या हो जाता है, ई का मतलब हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हो गया कि आपके डिवाइसेस से जुड़ा हुआ। ठीक है, डिवाइसेस में आपका क्या हो जाता है, डिवाइसेस में आपका कंप्यूटर आ जाता है, मोबाइल आ जाता है, टैबलेट आ जाता है। तो ये इस तरीके की डिवाइसेस के माध्यम जहां डिवाइसेस आ जाती हैं उसे बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक। तो ई पुस्तकालय क्या हो जाएगा, तो छात्र ई पुस्तकालय में विषय विशेष की शिक्षण सामग्री को कंप्यूटर के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। इसके द्वारा छात्र किसी विशेष विषय की सामग्री को पुस्तकालय में खोज सकते हैं। तो ई पुस्तकालय में कैसे, जैसे नॉर्मल पुस्तकालय में आप देखते हैं किताबें रखी रहती हैं, वैसे ई पुस्तकालय में आपको कंप्यूटर रखे भी मिल जाएंगे और उन कंप्यूटरों में आप जो भी सामग्री आपको पढ़ना है वह खोज सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका ई पुस्तकालय। इसके बाद हम लोग एक देखते हैं प्रश्न संख्या 6 है, प्रौद्योगिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीस भाषा के किस शब्द से हुई। तो प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है, तकनीकी या फिर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। और ये टेक्नोलॉजी ग्रीस भाषा के किस शब्द से निकला है, तो ये निकला है टेक्निकोस। टेक्निकोस से आया है आपका टेक्नोलॉजी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है, विश्व में इंटरनेट की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो देखिए 1969 से इंटरनेट की शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, इंटरनेट के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। टेलीफोन, मॉडेम, नेटवर्क, उपग्रह, उपग्रह संचार, केबल नेटवर्क। तो इंटरनेट के मुख्य भाग क्या क्या होते हैं, देखिए टेलीफोन और मॉडेम के माध्यम से, नेटवर्क, उपग्रह, उपग्रह संचार और केबल नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट जो है वह चलाया जाता है। तो ये सभी जो हो जाते हैं वह इंटरनेट के मुख्य भाग हो जाते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं कौन सी हैं। तो प्रमुख सेवाओं में ईमेल आ जाता है, इंटरनेट रिले चैटिंग आ जाता है और टेलनेट आ जाता है। ये हो जाता है इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 10 है, इंटरनेट की एक मुख्य विशेषता क्या है। तो इंटरनेट की सहायता से मानवीय संचार व्यवस्था को सरल, सरस एवं बहुउपयोगी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट की जो विशेषता है वह क्या है कि अब इंटरनेट के पहले से आप जानते हैं कि टेलीफोन से बात होता था, लेकिन जब से इंटरनेट आ गया है तो ये आप बात तो कर पा रहे हो, उसके बाद वीडियो कॉल भी कर पा रहे हो और आप जब चाहे एक मैसेज किसी को छोड़ दे रहे हो, मैसेज जब उसको समय मिल रहा है वो रिसीव कर ले रहा है, तो देख ले रहा है। तो इस तरीके से इंटरनेट ने क्या किया है कि मानवीय संचार जो है उसकी व्यवस्था को सरल, सरस और बहुउपयोगी बनाया है और इसको और उपयोगी इंटरनेट की मदद से बनाया भी जा सकता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 11 है, इंटरनेट का एक कार्य बताइए। तो विश्व के समस्त कार्य क्षेत्रों से जुड़ी जानकारी उपयोगकर्ता की खोज पर त्वरित प्रदान करना या प्राप्त कराना, ये होता है इंटरनेट का कार्य। ठीक है, जो भी जानकारी अगर कोई कुछ खोज रहा है तो उस क्षेत्र से जुड़ी जानकारी जो खोज करता है उसको उपलब्ध कराना त्वरित रूप से, तुरंत, ये इंटरनेट का कार्य है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12 है, ईमेल क्या है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है। इलेक्ट्रॉनिक मेल से आशय डाक मेल को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजना। ईमेल क्या है, जिस तरीके से नॉर्मली लोग चिट्ठी लिखा करते थे उसको डिजिटलाइज करना, मतलब कि उसको कंप्यूटर के मदद से भेजना, यही आपका ईमेल कहलाता है। ठीक है, तो किसी को कंप्यूटर के मदद से मेल भेजना, ये आपका हो जाता है ईमेल। अब तो आप मोबाइल के भी मदद से भेज सकते हो, लेकिन इससे पहले के समय में केवल कंप्यूटर की मदद से ही भेजा जा सकता था। अब देखिए प्रश्न संख्या 13 है, FTP का दूसरा नाम बताओ, या FTP का फुल फॉर्म। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, इंटरनेट रिले चैट क्या है? तो इस सुविधा के माध्यम से एक व्यक्ति एक ही समय में हजारों लोगों से कंप्यूटर के द्वारा संचार कर सकता है। चैट से आप क्या समझते हैं कि जो बातचीत होती है ऑनलाइन लाइव, वो क्या होता है? आपका इंटरनेट रिले चैट होता है और इसके माध्यम से आप हजारों लोगों से जुड़ सकते हो और जिससे चाहे संचार स्थापित कर सकते हो। ये हो गया आपका इंटरनेट रिले चैट। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 15 है, शैक्षिक संस्थान संबंधी किन्हीं दो वेबसाइटों का नाम बताइए। तो शैक्षिक संस्थान संबंधी आप बहुत सारी वेबसाइट्स बता सकते हैं, जैसे आप अपने जो पीएनपी की वेबसाइट है उसको भी लिख सकते हैं, जो एससीईआरटी की वेबसाइट है उसको भी लिख सकते हैं, जो सीटेट की वेबसाइट है उसको भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का यहाँ पे आपको वेबसाइट दिया गया है www.dbrau.ac.in और दूसरी वेबसाइट है www.ncert है NCERT। इसी तरीके से आपका SCERT का भी वेबसाइट है, वो भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, विकिपीडिया क्या है? तो यह शिक्षा जगत से जुड़ी हुई एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। विकिपीडिया की सहायता से वेब पृष्ठों को किसी भी प्रविष्टि जानकारी से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो विकिपीडिया क्या है? एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। इंसाइक्लोपीडिया भी जिसे बोलते हैं, आपने बहुविकल्पीय में देखा था। इसका मतलब क्या है कि विकिपीडिया पे सभी क्षेत्रों से जुड़ी हुई जानकारी उपलब्ध है, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, घटना हो, इन सब के विषय में आपको जानकारी मिल जाती है। ठीक है, कोई विषय से जुड़ी जानकारी हो, ये सब कुछ आपको उपलब्ध है विकिपीडिया पे। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 17 है, मुफ्त शैक्षिक डिजिटल संसाधन का नामोल्लेख करें। मुफ्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन, अब मुफ्त का मतलब क्या होता है? जो फ्री है, और शैक्षिक डिजिटल संसाधन का मतलब क्या होता है? शैक्षिक मतलब आपका शिक्षा से जुड़ा हुआ, और डिजिटल का मतलब क्या हो जाता है? डिजिटल का मतलब ये हो जाता है कि आप ये समझिए कि वो आपके फाइल के रूप में कहीं ना कहीं है, या फिर आप समझिए इसको कि वो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। ठीक, ये हो गया आपका डिजिटल। और इसके बाद संसाधन का मतलब क्या होता है? रिसोर्स होता है। ठीक है, जो चीजें हमारे काम में आती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं। तो उनका नामोल्लेख करना है, उनके बारे में बताना है। ई बुक जो हो जाता है आपका, जैसे आपकी किताब जो होती है वो तो प्रिंटेड फॉर्म में होती है, उसमें पेजेस होते हैं, और ई बुक में भी पेजेस होते हैं, लेकिन वो प्रिंटेड नहीं होते हैं, वो हार्ड फॉर्म में नहीं होते हैं, वो आपके कंप्यूटर में फाइल के रूप में होते हैं। तो ई बुक और वेब पोर्टल्स पे भी आपको शिक्षा से जुड़ी जो जानकारी मिल जाती है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, मुफ्त शैक्षिक डिजिटल संसाधन में ई बुक और वेब पोर्टल्स। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 18 है, ई बुक क्या है? तो देखिए वह किताबें जो किसी विभिन्न विषयों से संबंधित होती हैं तथा पुस्तक प्राप्ति की वेबसाइटों पर हर समय उपलब्ध होती हैं, और यह एक फाइल के रूप में होती हैं जो कंप्यूटर या किसी डिवाइस के मदद से ही पढ़ी जा सकती हैं। ठीक है, ये हार्ड कॉपी के रूप में नहीं होती हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ई बुक क्या होता है ये आप समझ गए। जिस तरीके से आपका एक पीडीएफ होता है ना, उसी तरीके से समझिए। ठीक है, जो किताब का रूप पीडीएफ में हो जाए वो हो जाता है आपका ई बुक। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 19 है, वेब पोर्टल क्या है? तो वेब पोर्टल एक प्रकार के संबंध पेज हैं जिसके विभिन्न कार्यों हेतु प्रयोग किया जाता है। किसी भी वेबसाइट के वेब पोर्टल पर जाने से उससे जुड़े अनेक लिंक पेज के बारे में जानकारी मिल जाती है। ठीक है, एक वेब पोर्टल होता है, एक वेबसाइट होता है। वेब पोर्टल से समझिए कि आपकी कई सारे जो हैं वेब पेज संबंधित होते हैं, और वहां से आप कई सारे पेजेस पे विजिट कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से
ये आपका हो गया वेब पोर्टल। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 20 है, विषय विशेषज्ञों के साथ संचार प्रक्रिया में छात्र या उपयोगकर्ता द्वारा किसी सुविधा का उपयोग किया जाता है। विषय विशेषज्ञों के साथ संचार प्रक्रिया में छात्रों या उपयोगकर्ता द्वारा किस सुविधा का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, विषय विशेषज्ञों से अगर आपको जुड़ना है, ठीक है, उनसे संचार प्रक्रिया स्थापित करनी है, ठीक है, छात्रों को, उपयोगकर्ता को, तो किस सुविधा का उपयोग किया जाना है आपको? रिले चैट का। ठीक है, तो रिले चैट का आप अगर उपयोग करते हैं तो आप जो भी विषय विशेषज्ञ हैं उनसे बात कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता पाओगे कि क्लास आपको कैसी लग रही है और कैसी आपकी पढ़ाई चल रही, तो उस तरीके से ये आपका क्या है, लेकिन ये चैट जो है अलग है, दोनों तरफ से बातचीत हो जाती है। कमेंट बॉक्स भी कुछ इसी तरीके का होता है, लेकिन वो लाइव चैटिंग भी वहां पे हो जाती है रिले चैट पे। तो इस तरीके से ये आप समझ गए। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 21 है, सीडी क्या है? सीडी देखिए, अगर आप लोगों में बहुत से लोग जानते ही होंगे, इस तरीके से डिस्क होती थी गोल सी, जिसमें पहले मूवीज इसी में आती थी, ठीक है, और इसमें डेटा स्टोर करने का काम किया जाता है। ठीक है, तो यह प्लास्टिक से निर्मित एक छोटी सी गोल डिस्क होती है जिस पर एल्यूमिनियम जैसे उच्च पारदर्शी पदार्थ की एक परत चढ़ी होती है। ठीक है, और इसके आगे आप लिख सकते हैं कि इसको डेटा भंडारण के लिए, डेटा स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 22 है, सीडी का ही नेक्स्ट वर्जन क्या आया था? पहले सीडी चलता था, उसके बाद डीवीडी आया था। अब सीडी डीवीडी में केवल देखिए टेक्नोलॉजी समान है, बस अंतर कितना है, सीडी में मेमोरी थोड़ी कम आती थी, इसमें स्टोरेज थोड़ा कम था, और डीवीडी वाली जो डिस्क होती थी उसमें स्टोरेज ज्यादा होता था। तो डीवीडी का पूरा नाम बताइए प्रश्न है, तो प्रश्न हो जाएगा डी फॉर होता है डिजिटल, वी फॉर होता है वर्सेटाइल, और डी फॉर होता है डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये इसका पूरा नाम हो जाता है डीवीडी का। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 23 है, सीडी तथा डीवीडी किस प्रकार कार्य करती हैं? तो सीडी और डीवीडी दोनों ही टेक्नोलॉजी डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए उच्च क्षमता के ऑप्टिक मीडिया का प्रयोग करती हैं और डेटा को डिकोड करने के लिए लेजर बीम का प्रयोग करती हैं। ठीक है, तो ये सीडी और डीवीडी मैंने आपको बताया दोनों एक ही टेक्नोलॉजी पे काम करती हैं। ठीक है, और ये काम क्या करती हैं? डिजिटल डेटा को स्टोर करने का, और स्टोर करने के लिए उच्च क्षमता की ऑप्टिक मीडिया का प्रयोग करती हैं, और डेटा को डिकोड करने के लिए लेजर बीम। आप देखते होंगे, अगर डीवीडी को किसी ने खोल के देखा होगा तो जहां पर डिस्क लगती है उसके ऊपर जो है लेंस लगा रहता था, और लेंस से क्या होता है, लेंस से जो है वह लेजर बीम निकलती थी, इसी से जो है वह डेटा रीड होता था। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप समझ गए। डीवीडी प्लेयर की मैंने बात की है कि डीवीडी प्लेयर को अगर आपने खोल के देखा होगा या सीपीयू को खोल के देखा होगा तो उसको सीडी डीवीडी को रीड करने के लिए एक लेंस का प्रयोग होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 24 है, यूट्यूब क्या है? तो यूट्यूब आप सभी को पता है, लगभग आप लोग यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यह एक वीडियो वेबसाइट है जिसपे कोई भी उपयोगकर्ता विभिन्न विषयों यथा मनोरंजन, संगीत, समाचार, शैक्षिक अधिगम सामग्री से संबंधित प्राचीन एवं वर्तमान तिथि विशेष को देख सकता है तथा डाउनलोड भी कर सकता है। ठीक है, तो यह एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। आप देखिएगा कि यह एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है जहां पे लोग अपनी वीडियोस को शेयर करते हैं, और वह किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हो सकती हैं, चाहे मनोरंजन से हो, समाचार से हो, पढ़ाई से हो, शिक्षण से हो, तो इस तरीके से खेल से हो, तो ये सभी जो है
यूट्यूब बेसिकली क्या है, एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। इसके बाद हम लोग देखते हैं संख्या 25 है, ओवरहेड प्रोजेक्टर के कौन कौन से भाग होते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर में क्या होता है, कैबिनेट होता है, कैबिनेट के बाद वो प्रोजेक्शन लेंस होता है जो आप एक आंख की तरह देखते हैं, और ठंडा करने की व्यवस्था होती है, फैन होता है, फोकस व्यवस्था होती है, और एपिडाइस्कोप होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर के भाग होते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 26, ओवरहेड प्रोजेक्टर की एक उपयोगिता बताइए। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर की सहायता से गृह निर्मित वस्तुओं को भी पर्दे पर दर्शाया जा सकता है। और ओवरहेड प्रोजेक्टर की विशेषता में आप लिख सकते हैं कि इससे कक्षा में अनुशासन बनाने में मदद मिलती है, जो है बच्चों का ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। तो ये सभी उपयोगिता आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 27 है, ई प्रयोगशाला क्या है। ई प्रयोगशाला के अंतर्गत वैज्ञानिक प्रयोग विषयक सूचनाओं को एक ही स्थान पे प्राप्त किया जा सकता है। इसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों के नाम, उनके स्वरूप, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन एवं विविध प्रयोग के चित्र उपलब्ध होते हैं। अब प्रयोगशाला में आप जाते हैं, कभी भी आप लैब में जाओगे तो लैब में एक तो आपको कुछ किताबें, कुछ इक्विपमेंट्स आपको मिल जाएंगे जिससे प्रयोग किए जाते हैं, कुछ चीजें आपको दिखाई जाती हैं प्रयोगशाला में, कुछ प्रयोग आपको डिस्प्ले किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी स्कूल की, कॉलेज की प्रयोगशालाएं होती हैं। इसी तरीके से ई प्रयोगशाला की अगर हम बात करें तो ई का मतलब पहले ही मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक होता है, डिजिटली। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रयोगशाला में क्या होता है कि आपके लिए जो भी, जिस भी विषय से आप, जिस भी विषय की प्रयोगशाला वो होगी, जिस भी विषय से जुड़ी आप जानकारी चाहते हैं, उसकी जो सूचना होगी वह आपको एक ही साथ, एक ही जगह पे प्राप्त हो जाती है। और किसी भी पदार्थ का रासायनिक नाम क्या है और उसके गुणधर्म क्या है, उसमें उसके स्वरूप में, भौतिक में परिवर्तन क्या आते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या आते हैं, और बहुत सारे चित्र जो हैं आपको चीजें मिल जाएंगी ई प्रयोगशाला में। और ये प्रयोगशाला कैसे आप एक्सेस कर पाओगे, कंप्यूटर के मदद से। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 28 है, दूरस्थ शिक्षा का एक कार्य बताइए। दूरस्थ शिक्षा, यह शिक्षा सेवारत व्यक्तियों के लिए नई शिक्षा के विभिन्न आयामों को स्थापित करती है। ठीक है, तो दूरस्थ शिक्षा से क्या समझ रहे हैं आप, दूरस्थ शिक्षा क्या करेगी। दूरस्थ शिक्षा जो है, जो व्यक्ति किसी कार्य में, किसी नौकरी में है, खेती में है, वो भी क्या कर रहा है, वो भी दूर स्थित रह करके भी शिक्षा ग्रहण करने का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका दूरस्थ शिक्षा का कार्य। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 29 है, एड्यूसैट क्या है। एड्यूसैट के बारे में हम बार बार चर्चा कर चुके हैं। एड्यूसैट एजुकेशनल सैटेलाइट है, शैक्षिक उपग्रह है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है प्रश्न क्या 30, एड्यूसैट की स्थापना कब की गई। स्थापना ना लिख करके यहाँ पे इनको, स्थापना एक तरीके से कक्षा में स्थापना होता है। ठीक है, धरती के अराउंड जो होता है एक ऑर्बिट होता है जिसमें आपके ये जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं वह घूमते हैं, तो उसमें स्थापित किया जाता है उपग्रहों को। तो उसी की स्थापना के बारे में यहाँ पे बोल रहा है। और स्थापना से पहले क्या होता है, प्रक्षेपण पहले भेजा जाता है, यहाँ पे धरती से लॉन्च किया जाता है। ठीक, तो आप देखिए इसे भारतीय अंतरिक्ष संस्थान द्वारा सितंबर 2004 में एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया। कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल, जो मानव निर्मित हो, इंसान के द्वारा बनाया गया हो। बाकी उपग्रह तो धरती का एक और है, आपको पता है, चंद्रमा। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका हो जाता है। एड्यूसैट की स्थापना कब हुई, सितंबर 2004।
इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 31 है, एड्यूसैट का अन्य दूसरा नाम क्या है? तो यह है GSAT-3, जियो सैटेलाइट 3। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 32 है, प्रसार भारती के अपनी सेवाओं का प्रारंभ कब किया था? तो देखिए यहाँ पे आपको सही कर लेना है, ये 23 नवंबर 1997 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, 23 नवंबर 1997 को ये गठन हुआ था प्रसार भारती का। ठीक है, ये मैंने आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों में बताया भी था कि इसको आप यहाँ पे सही कर लेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 33 है, प्रसार भारती से संबंधित रेडियो एवं दूरदर्शन संबंधित सेवाएं कौन कौन सी हैं? तो जो प्रसार भारती की, ये आपकी समझिए कि भारत सरकार की ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है, मतलब सरकार अपने तरफ से कार्यक्रम चलाती है। कौन कौन से कार्यक्रम सरकार चलाती है? रेडियो पे क्या चलाती है? तो रेडियो जो सेवा है उसको ज्ञानवाणी बोलते हैं, ज्ञानवाणी। और जो दूरदर्शन सेवा है उसे, या जो टीवी पे आता है उसे दूरदर्शन का ज्ञान दर्शन चैनल कहते हैं। ठीक है, तो प्रसार भारती से संबंधित जो रेडियो एवं दूरदर्शन सेवाएं हैं उसे आप कह सकते हैं ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन है, और दूरदर्शन का ज्ञान दर्शन चैनल है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 34 है, ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन की शैक्षिक सेवाओं की शुरुआत कब से हुई? रेडियो की शुरुआत कब से हुई ये नहीं पूछ रहा है, ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन पे शैक्षिक सेवाएं मतलब एजुकेशनल कंटेंट कब से आने लगा? ठीक है, शैक्षिक सेवाएं तो वर्ष 2000 में जो है वो शैक्षिक सेवाएं शुरू हुई, शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम शुरू हुए रेडियो पे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 35 है, शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में क्या कहते हैं? शैक्षिक का मतलब होता है एजुकेशनल, ठीक, और दूरदर्शन को आप बोल देते हैं टीवी एक तरीके से, तो ईटीवी इसका नाम हो जाता है। ठीक है, एजुकेशनल का ई और टेलीविजन का टीवी, ये हो जाता है आपका शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में ईटीवी बोलते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 36 है, शैक्षिक दूरदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विद्यार्थियों द्वारा नवीन विचारों को ग्रहण करना, यह है शैक्षिक दूरदर्शन का मुख्य उद्देश्य कि विद्यार्थी जो है वह नवीन विचारों को ग्रहण करें और उसके व्यवहार में परिवर्तन आए। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 37 है, MOOC क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, विस्तृत खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम। ठीक है, MOOC मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 38 है, ज्ञान दर्शन चैनल क्या है? तो ज्ञान दर्शन आपको पता है कि दूरदर्शन का ही पार्ट है, और इस पे ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी आपने सुना, और ज्ञान दर्शन क्या है? देखिए ज्ञान दर्शन चैनल दूरदर्शन का ही शैक्षिक चैनल है, एजुकेशनल चैनल है, जिसके कार्यक्रमों का निर्माण मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रसार भारती, भारत सरकार, इग्नू विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से होता है। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि ज्ञान दर्शन क्या है, एक आपका दूरदर्शन का शैक्षिक चैनल है, और इस पे एजुकेशनल कंटेंट तैयार कैसे किए जाते हैं, ये बहुत सारे लोगों का मिला जुला प्रयास रहता है। जैसे हमारा जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसका प्रयास रहता है, प्रसार भारती जिसके अंडर में आपका ज्ञान दर्शन आता है तो उसका प्रयास रहता है, भारत सरकार खुद प्रयास करती है, इग्नू विश्वविद्यालय और शैक्षिक संस्थान, कई सारे और संस्थानों का संयुक्त प्रयास से इसका कंटेंट जो है वह तैयार होता है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 39 है, शैक्षिक दूरदर्शन के कार्य क्षेत्र कौन से हैं? शैक्षिक दूरदर्शन के कार्य क्षेत्र क्या है? परिवार में अनुदेशन, विद्यालय अनुदेशन और सामाजिक सुधार आदि। ठीक है, तो शैक्षिक दूरदर्शन का कार्य क्षेत्र क्या है? कहां कहां किन किन क्षेत्रों से जुड़ा जो है शैक्षिक दूरदर्शन पे कार्यक्रम चलाए जाते हैं? तो परिवार में अनुदेशन और विद्यालय अनुदेशन और सामाजिक सुधार, इन सभी चीजों से, इन सभी टॉपिक से जुड़ा शैक्षिक कार्यक्रम जो है वह चलाया जाता है शैक्षिक दूरदर्शन पे।
इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 40 है, शैक्षिक दूरदर्शन की उपयोगिता बताइए। तो किसी भी कार्यक्रम तथा दृश्य को जनसंख्या के बड़े बड़े समुदायों तक पहुंचाने का यह सबसे सुलभ साधन है। तो शैक्षिक दूरदर्शन की उपयोगिता यही है कि ये सब तक, इसकी जो पहुंच है वह सभी तक है। तो इस तरीके से एक बड़े जनसंख्या तक इसकी पहुंच होना, यही इसकी उपयोगिता है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 41 है, ऑनलाइन परीक्षा संबंधी किसी एक वेबसाइट का नाम बताइए। ऐसी वेबसाइट का नाम बताना है जहां पे ऑनलाइन परीक्षा दी जा सकती है, तो वो है meritnation.com। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 42 है, ई ट्यूशन क्या है। तो ट्यूशन आप सभी समझते हैं कि जो टीचर बच्चों को पढ़ाने आते हैं उसे क्या बोलते हैं, ट्यूशन। और ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्यूशन हो गया, मतलब कि डिवाइसेस के द्वारा, तो कंप्यूटर के माध्यम से। तो जब किसी छात्र द्वारा किसी विषय विशेष से ईमेल, फेसबुक, किसी अन्य साइट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, तो यह प्रक्रिया ई ट्यूशन कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे शिक्षक भी ट्यूशन दे सकता है और माध्यम क्या, वेबसाइट्स भी हो सकती हैं, ई बुक्स भी हो सकती हैं। तो जहां से बच्चा ज्ञान प्राप्त कर रहा है, ट्यूशन ले रहा है, तो ये हो गया आपका ई ट्यूशन। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 45 है, रोजगार संबंधी वेब पोर्टल्स कौन कौन से हैं। तो ये जो है रोजगार संबंधी, कहाँ किस वेबसाइट पे आपको पता चल सकता है आपके स्किल सेट के हिसाब से कि आपको कहाँ पे नौकरी मिल रही है। ये ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर की बात हो रहा है। तो ये freshersworld.com, naukri.com और monster.com, ठीक है, जितने कॉर्पोरेट काम होते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 44 है, दूरदर्शन का एक गुण बताइए। दूरदर्शन का एक गुण, तो इसके द्वारा प्रशिक्षित तथा विशेष गुणी अध्यापकों की कमी का निराकरण संभव है। ठीक है, आप जानते हैं कि अच्छे ट्रेंड टीचर और अपने विषय में अच्छा ज्ञान रखने वाले टीचर्स की भी कमी है देश में। तो ऐसे टीचर्स की कमी दूर करना, और ये संभव भी नहीं होता है कि हर क्षेत्र में हर जगह टीचर उपलब्ध ही हो, अच्छे टीचर उपलब्ध हो। तो इसकी कमी जो है वह दूरदर्शन के माध्यम से पूरी की जा सकती है। यह एक दूरदर्शन का एक गुण है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 45 है, दूरदर्शन का एक दोष बताइए। इसमें छात्र को अपने विचार को श्रृंखलाबद्ध करने का अवसर नहीं मिलता है। ठीक है, दूरदर्शन, अब जब टीचर दूरदर्शन के माध्यम से बच्चा पढ़ रहा है तो उसके मन में कुछ डाउट्स भी आ सकते हैं। अब जब बच्चे के मन में डाउट्स रह जाएंगे तो जो पिछला कॉन्सेप्ट है और जो आगे आने वाला कॉन्सेप्ट है, उन दोनों के बीच में जो है वो गैप रह सकता है। ठीक है, जब तक जो टीचर है वह ब्रिज का काम नहीं करेगा तो गैप रह जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जो उसके विचार हैं वो हो सकता है कि श्रृंखलाबद्ध ना हो पाए। जब उसके मन में डाउट रह जाएगा तो विचार श्रृंखलाबद्ध नहीं हो पाएंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 46 है, कुछ ऑफिस कार्य संबंधी सॉफ्टवेयरों के नाम बताइए। तो ऑफिस में किन सॉफ्टवेयर पे काम होता है, MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। ठीक है, तो इन सॉफ्टवेयर पे जो पैकेजेस के सॉफ्टवेयर होते हैं ऑफिस यूजेस के लिए, ये सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 47 है, कार्यालय में MS वर्ड का एक कार्य बताइए। तो MS वर्ड किस काम में आता है, आपका पत्र, लेटर तैयार करने के लिए, रिपोर्ट तैयार करने के लिए, रिज्यूम तैयार करने के लिए। ठीक है, तो एक कोई आपको बता देना है, तो कार्यालयी पत्र तैयार करने के लिए जो आपका ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, जैसे आपका PNP का लेटर जारी होता है, तो ये टाइप किस पे होता है, ये टाइप होता है MS वर्ड सॉफ्टवेयर। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 48 है, MS एक्सेल की एक वर्कशीट में कितने कॉलम व रो होते हैं। ठीक है, ये जो खड़ी लाइनें हैं ये आपके कॉलम होते हैं, और इसी तरीके से ये कॉलम आप समझ गए, और ये जो होता है ये आपका रो होता है। इस तरीके से एक्सेल में बना होता है। और एक वर्कशीट की अगर बात किया जाए तो 16,300
84 कॉलम होते हैं और 10,48,576 रो से नहीं रो होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये आपके कॉलम इस तरीके से चलते जाते हैं और यहाँ रो चलते जाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से कॉलम आप समझ गए 16,384 और रो जो हो जाएंगे 10,48,576। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 49 है, MS पावर पॉइंट क्या है? MS पावर पॉइंट एक आपका प्रेजेंटेशन तैयार करने का, स्लाइड्स बनाने का सॉफ्टवेयर है। ये आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन के बाद एक पेज पे एक क्वेश्चन आ रहा है, आपको दिख रहा है, इसके बाद अगला पेज आ रहा है, अगला क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो ये क्या है? ये एक स्लाइड है जो किसके माध्यम से बनाई गई है? MS पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर के द्वारा। अब इस स्लाइड में यहाँ पे देखिए पीछे लोगो आपको दिख रहा है हमारे ऐप का अस्तित्व एकेडमी का, और यहाँ पे प्रश्न आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे अब कोई भी फोटो, कोई भी वीडियो, कोई भी इमेज मैं यहाँ पे लगा सकता हूं। ठीक है, तो एक पूरा और अच्छे से अगर कोई टॉपिक मुझे पढ़ाना हो तो यहाँ पे और अच्छे से सेटिंग की जा सकती है। तो यही होता है आपका स्लाइड, और इसी स्लाइड्स के पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं? PPT बोलते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बोलते हैं। और ये किस सॉफ्टवेयर की मदद से बनाया जाता है एक फाइल को? तो MS पावर पॉइंट के मदद से बनाया जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसको PPT बोल देते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 50 है, MS पावर पॉइंट की एक विशेषता बताइए। तो मुख्य बिंदुओं को दृश्य रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो किसी भी टॉपिक पे किसी भी विषय के मुख्य बिंदुओं को आप एक इस तरीके से दृश्य रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं एक स्लाइड में। यही होता है इसका विशेषता MS पावर पॉइंट का। ठीक, तो इस तरीके से यहां तक प्रश्न संख्या 50 तक आप अच्छे से समझ गए। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए हों तो यस लिख करके कमेंट करिएगा, और कहीं किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो क्वेश्चन नंबर लिख करके कमेंट कर दीजिए। क्लास आपको कैसी लगी, आपकी तैयारी अब कैसी, आपको क्लास लेने के बाद कैसी लग रही है, और टॉपिक्स देखिए आपको याद हो जा रहे होंगे। मुझे जहां तक लग रहा है कि आप एक दो बार बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी के वीडियोस देख लेंगे। मैंने राजन सीरीज जो है वह पूरा सॉल्व करा दिया है ऑलरेडी, सभी आपके बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों को, तो वो जरूर देख लीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैंने बहुत सारे सॉल्व करा के रखे हुए हैं, कम से कम 6-7 वर्षों के, वो सॉल्व कर लीजिएगा, वो देख लीजिएगा, आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर जरूर देख के जाइएगा, और आगे के जो प्रश्न बचते हैं हम अगले क्लास में कर लेंगे, और आपके अति लघुत्तरी प्रश्न भी समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। सभी विषय इसी तरीके से पढ़ाए गए हैं, सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जरूर पढ़िए, जरूर, एकदम मस्ट है आपके लिए, एकदम आप पूरा फोकस्ड होकर तैयारी करिए अपना। ठीक है, तो इसी तरीके से बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का भी लिंक दिया गया है, ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। वहां पे आप कम समय में PDF के माध्यम से राजन पवन सीरीज, हैंड रिटन नोट्स का PDF और टेस्ट सीरीज, ये सभी चीजें आपको उपलब्ध होंगी, और वहां पे आप कम समय में पढ़ पाओगे, तो वो आपके लिए बेस्ट तैयारी होगी। तो जरूर ऐप को डाउनलोड करें, और कहीं कोई दिक्कत आए तो आपको संपर्क सूत्र दिया गया है, मोबाइल नंबर दिया गया है, चाहे कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, आपकी जो भी इच्छा हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप बने रहिए चैनल से। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।